नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपके कलेजे को चीर कर रख देगी। आपने हैवानियत, सनक और नफरत की कई दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी एक ऐसी होनहार बेटी की है जिसके सपनों की उड़ान को एक सनकी आशिक ने तेजाब के धुएं में उड़ा दिया। साल 2013 का वह दौर, जब इस वारदात को सुनकर पूरा देश रो पड़ा था। अदालत के कमरे में जब इस केस की सुनवाई चल रही थी, तो सरकारी वकील ने कांपती आवाज में कहा था कि यह महिला जाति के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत है। और जानते हैं, जब लेडी जज ने इस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तो उनकी टिप्पणी सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थीं। आखिर क्या हुआ था उस बदनसीब सुबह? कैसे एक हंसती खेलती जिंदगी को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया? आइए इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले मामले की पूरी तहकीकात करते हैं, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। तारीख थी 1 मई 2013। दिल्ली के नरेला इलाके में रहने वाले अमर सिंह राठी के घर में अजीब सी हलचल थी। सुबह की धूप के साथ घर में एक तरफ विदाई की घबराहट थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी कामयाबी की खुशी जिससे पूरे परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उनकी 23 साल की बेटी प्रीति राठी आज पहली बार अकेले अपने घर और शहर दिल्ली से दूर कदम रख रही थी। प्रीति ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। उसका एक ही सपना था, देश की सेवा करना, मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनकर घायल जवानों का इलाज करना। उसने दिन रात एक करके तैयारी की, और जब इंडियन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली, तो प्रीति ने अपनी काबिलियत के दम पर उस परीक्षा को पास कर लिया। वह चुन ली गई थी। अब कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और उसे मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना के प्रतिष्ठित अस्पताल आईएनएस अश्विनी मरीना में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। चूंकि परिवार की लाडली पहली बार इतने बड़े शहर जा रही थी, इसलिए पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया ने तय किया कि वे खुद प्रीति को छोड़ने मुंबई जाएंगे। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी थी। तय समय पर पूरा परिवार ट्रेन में सवार हुआ। डिब्बे में भारी, इसी बात सारे थाना भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। कुछ लोग सीटों पर थे तो कुछ गलियारों में खड़े थे। इसी गहमगहमी और शोर शराबे के बीच उस बोगी में एक और शख्स सवार हुआ था, जिसने अपने चेहरे को एक मफलर या गमछे से पूरी तरह छुपा रखा था और सिर पर कैप लगा रखी थी। वह अजीब हरकतें कर रहा था। कभी वॉशरूम की तरफ जाता तो कभी आकर बैठ जाता। उसकी नजरें लगातार प्रीति का पीछा कर रही थीं। वह भीड़ की ओट से प्रीति को घूरने की कोशिश कर रहा था। प्रीति के परिवार वालों ने इस अजीब व्यवहार को नोटिस भी किया। वे सतर्क भी हुए, लेकिन ट्रेन के सफर की थकान और भारी भीड़ के बीच धीरे धीरे रात ढल गई और सभी की आंखें लग गईं। सुबह हुई तो ट्रेन अपनी रफ्तार से महाराष्ट्र की सीमा को पार कर मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। अब तारीख बदल चुकी थी। 2 मई 2013 की वो मनहूस सुबह। सुबह के ठीक 8:05 पर गरीब रथ एक्सप्रेस मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर आकर रुकती है। प्रीति अपने पिता और चाचा चाची के साथ भारी बैग उठाए ट्रेन से नीचे उतरती है। सफर लंबा था, इसीलिए प्रीति थोड़ी थकी हुई थी और उसके कदम धीमे थे। उसके पिता और चाचा कुछ कदम आगे चल रहे थे। प्लेटफॉर्म पर पैर पसारती भीड़ के बीच प्रीति ने देखा कि वह अपने परिवार से थोड़ी पीछे छूट गई है, तो उसने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी एक खौफनाक साया उसके ठीक पीछे आकर रुकता है। प्रीति को महसूस होता है कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंककर जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके सामने वही नकाबपोश लड़का खड़ा था जो ट्रेन में लगातार उसका पीछा कर रहा था। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस लड़के ने अपने हाथ में छिपाया हुआ एक डिब्बा निकाला और सीधे प्रीति के चेहरे पर उसके भीतर भरा खौफनाक तेजाब फेंक दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस मंजर की। एक 23 साल की लड़की जो कुछ ही घंटों बाद देश की नौसेना में अफसर बनने जा रही थी, अचानक एक चीख से पूरा बांद्रा स्टेशन दहल उठता है। वह चीख आम नहीं थी, वह चमड़ी के पिघलने और हड्डियों के गलने की चीख थी। सल्फ्यूरिक एसिड ने पल भर में प्रीति के चेहरे को अपनी चपेट में ले लिया था। प्रीति दहाड़े मारकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर आगे चल रहे पिता और चाचा बदहवास होकर पीछे भागे। जब उन्होंने प्रीति को उठाने की कोशिश की तो तेजाब की बूंदें उनके हाथों पर भी गिर गईं, जिससे उनके हाथ भी जलने लगे।
लेकिन अपनी बेटी के दर्द के आगे उन्हें अपना दर्द महसूस नहीं हुआ। स्टेशन पर मौजूद लोग सहम गए। तुरंत रेलवे अधिकारियों की मदद से प्रीति को पास के गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया। इधर वारदात को अंजाम देकर वह नकाबपोश हमलावर भागने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़े समीर शेख, सलीम और सलमान नाम के 3 युवकों ने देखा कि एक लड़का डिब्बा फेंककर भाग रहा है। समीर ने जैसे ही उस डिब्बे को छुआ, तेजाब की कुछ बूंदें उसके हाथ पर भी गिरीं। वह समझ गया कि मामला कितना भयानक है। समीर ने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा, सलीम, सलमान, पकड़ो उसे। तीनों ने उस कातिल का पीछा किया, लेकिन बांद्रा स्टेशन की भारी भीड़ और तंग रास्तों का फायदा उठाकर वह नकाबपोश लड़का गायब हो गया। ये तीनों नाम समीर, सलीम और सलमान याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही इस केस के सबसे बड़े गवाह बनने वाले थे। गुरु नानक अस्पताल में बर्न यूनिट की सुविधा नहीं थी, इसलिए प्रीति की नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत भायखला के मसीना अस्पताल में शिफ्ट किया गया। तेजाब सिर्फ चेहरे पर नहीं गिरा था, वह प्रीति के मुंह और गले के रास्ते उसके फेफड़ों और खाने की नली तक उतर गया था। उसकी आवाज पूरी तरह जा चुकी थी। जब मुंबई पुलिस बयान लेने अस्पताल पहुंची तो प्रीति बोल नहीं सकती थी, मगर उस बेटी का हौसला देखिए। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ से लिखने का इशारा किया। पुलिस ने उसे कागज और पेन दिया। प्रीति ने कांपते हाथों से पन्नों पर अपनी आपबीती लिखी और 3 संदिग्धों के नाम लिखे, सत्यम, अंकुर पवार और पवन कुमार। इस बीच पूरे देश में इस बर्बरता के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा था। कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, लोग रो रहे थे और पुलिस पर आरोपी को पकड़ने का भारी दबाव था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि 4 मई को पवन कुमार नाम के एक बीटेक छात्र ने प्रीति की बहन तनु को फोन करके उसका हालचाल पूछा था। चूंकि प्रीति ने भी पवन का नाम लिखा था और उसका फोन आना पुलिस को खटका, इसलिए 9 मई 2013 को रेलवे पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जनता को लगा कि इंसाफ की शुरुआत हो गई है, लेकिन असली हकीकत कुछ और ही थी। मसीना अस्पताल में प्रीति की कई सर्जरीज हुईं, लेकिन उसकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। तेजाब ने उसके अंदरूनी अंगों को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। डॉक्टरों की सलाह पर उसे मुंबई के सबसे बेहतरीन बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ITX दिन रात उसकी जान बचाने में जुट गई। प्रीति वेंटिलेटर पर थी। वह जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसे सुनकर डॉक्टरों की आंखें भी भर आती थी। आखिरकार 1 जून 2013 को, ठीक 1 महीने की असहनीय तड़प के बाद, प्रीति राठी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वह इस मतलबी और जालिम दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। प्रीति की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब उसका शव दिल्ली लाया गया तो इंसाफ की मांग को लेकर परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पूरे राज्य के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार तब हुआ जब सरकार ने इस मामले की CBI या CID जांच का भरोसा दिया। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पुलिस ने जिस पवन कुमार को जेल में बंद कर रखा था, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। इसी बीच प्रीति के लाचार पिता अमर सिंह राठी ने खुद अपने स्तर पर जानकारी जुटाई और जो सच सामने आया उसने पुलिसिया तंत्र की पोल खोलकर रख दी। पता चला कि वारदात के दिन यानी 2 मई को पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, वह तो हरियाणा के रोहतक में था। फोन की लोकेशन ने भी इसकी पुष्टि कर दी। यह मुंबई रेलवे पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि उन्होंने एक बेकसूर को जेल में डाल दिया था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर इस केस की जांच मुंबई CID क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। CID ने जब केस हाथ में लिया तो उन्होंने शून्य से शुरुआत की। वे दिल्ली में प्रीति के घर गए और उसके दोस्तों, रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। इसी पूछताछ के दौरान प्रीति की एक महिला रिश्तेदार ने एक ऐसा राज उगला जिसने CID के कान खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि प्रीति के पड़ोस में रहने वाला 24 साल का एक लड़का जिसका नाम अंकुर पवार था, वह प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्रीति ने ठुकरा दिया था। यही नहीं, जब प्रीति की नौकरी नेवी में लग गई तो अंकुर ने गुस्से में उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। CID ने तुरंत जाल बिछाया और जनवरी 2014 में अंकुर पवार को हिरासत में लिया। जब CID ने उससे पूछा कि 1 मई को तुम कहां थे, तो वह घबरा गया और बार बार अपने बयान बदलने लगा। लेकिन CID के अनुभवी अधिकारियों की नजर अंकुर के हाथों पर पड़ी। उसके दोनों हाथों पर काले गहरे जख्म के निशान थे। ये निशान किसी चोट के नहीं, बल्कि तेजाब से जलने के थे।
सीआईडी उसे मुंबई ले आई और जब कढ़ाई से पूछताछ की गई तो अंकुर पवार टूट गया और उसने जो सच उगला उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अंकुर ने बताया कि वह बेरोजगार था और प्रीति की नौकरी नेवी में लग गई थी। इस वजह से उसके घर वाले उसे ताने मारते थे कि देख, पड़ोस की लड़की ऑफिसर बन गई और तू आवारा घूम रहा है। इस हीन भावना और एक तरफा इश्क के इनकार ने अंकुर को एक हैवान बना दिया। उसने दिल्ली के एक दुकानदार मुकेश भार्गव से बैटरी की दुकान खोलने का बहाना बनाकर सैंपल के तौर पर एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में 2 लीटर गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा। वह उसी गरीब रथ एक्सप्रेस में सवार हुआ जिसमें प्रीति थी। वह ट्रेन के अंदर ही एसिड फेंकना चाहता था। सुबह 4 बजे वह टॉयलेट के पास तेजाब लेकर खड़ा भी हुआ, लेकिन भीड़ और प्रीति के परिवार की सतर्कता के कारण उसे मौका नहीं मिला। आखिरकार उसने बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म को चुना। हमले के दौरान जब वह तेजाब फेंक रहा था तो खुद उसके हाथों पर भी तेजाब गिर गया था, जिसके निशान उसके हाथों पर मौजूद थे। सीआईडी ने इसके बाद अकाट्य सबूत जुटाए। अंकुर के फोन की लोकेशन 1 मई को निजामुद्दीन और 2 मई को बांद्रा टर्मिनस पर पाई गई। इसके बाद आर्थर रोड जेल में एक आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान परेड कराई गई। वहां कई लड़कों के बीच अंकुर को खड़ा किया गया और जानते हैं क्या हुआ? बांद्रा स्टेशन पर मौजूद गवाह समीर शेख, सलीम और सलमान ने अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा कि यही वो दरिंदा है जिसका चेहरा भागते समय गमछा हटने पर हमने देखा था। ट्रेन के एक सह यात्री पवन मालवीय ने भी गवाही दी कि उसने सुबह 4 बजे इसी लड़के को टॉयलेट के पास संदिग्ध हालत में देखा था। मामला मुंबई की विशेष अदालत में पहुंचा। मार्च 2016 में जब चार्जशीट दाखिल हुई तो अंकुर पवार की बेशर्मी देखने लायक थी। वह कोर्ट में आते समय मीडिया को देखकर मुस्कुराता था, विक्ट्री साइन, जीत का निशान दिखाता था। उसे अपनी इस घिनौनी करतूत पर कोई पछतावा नहीं था। सरकारी वकील ने अदालत में कुल 37 गवाह पेश किए और फिर आया सितंबर 2016 का वो ऐतिहासिक दिन जब कोर्ट ने अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 326 बी के तहत दोषी करार दिया। स्पेशल जज अंजू शेनॉय ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो आज भी कानून के इतिहास में दर्ज है। जज साहिबा ने कहा था, इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल चुका था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अस्पताल के बिस्तर पर अपना चेहरा आईने में देख लिया होता तो शायद वो सदमे से उसी दिन मर जाती। अदालत ने अंकुर पवार को फांसी की सजा, सेंटेंस टू डेथ, सुनाई। यह भारत के कानूनी इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैक के मामले में आरोपी को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, लेकिन अंकुर के जीने का अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया गया। प्रीति राठी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका यह केस हमें याद दिलाता है कि एक तरफा सनक और हीन भावना किस कदर किसी हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकती है। इस वीडियो और प्रीति के संघर्ष के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखते रहिए